हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके लिए कुछ प्रश्न होंगे और जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या उसके आसपास के जो भी राज्य हैं, उनके वनडे एग्जाम्स में कहीं भी और कभी भी पूछा जा सकता है। कम से कम एक प्रश्न तो आ ही सकता है। तो आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने पहले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये है हमारा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? बीसीजी का टीका किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही ऐसा कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी बच्चों के बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। तो किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन 1 है ज्वर से, ऑप्शन 2 है जुकाम से, ऑप्शन 3 है क्षय रोग से, 4 है पेट दर्द से। तो बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है क्षय रोग से। ठीक है, क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आइए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है बीसीजी की, वह क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। ये होती है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। बेसिलस, देखिए, बेसिलस बेसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, उसे देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। ये क्या कह रहा है, देखिए, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारा अयोध्या शहर है, वह किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपको बताना है। तो गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे या गोमती नदी के किनारे, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, जो गंगा नदी है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कन्नौज, और फिर उससे नीचे बिहार में प्रवेश कर जाती है तो बड़ा शहर कौन सा है? पटना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके साथ में बड़े शहर हैं। फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, तो गंगा के साथ में ये जुड़े हुए हैं। यमुना, अगर देखा जाए तो यमुना के साथ में कौन कौन से बड़े शहर जुड़े हुए हैं? यमुना के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है। फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ती है तो इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज। ये क्या है? प्रयागराज पे इन दोनों का, गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। फिर उसके बाद में ये गंगा के ही नाम से चलती रहती हैं। ठीक है, दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, फिर अगली है हमारी गोमती। गोमती के किनारे जो बसे हुए मुख्य शहर हैं, उनको अगर देखें तो वे कौन कौन से हैं? उनमें है लखनऊ है, फिर उसके बाद में सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर के बाद में जौनपुर है। ठीक है, तो इस प्रकार से गंगा के किनारे, यमुना के किनारे और गोमती नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? वो है हमारा सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी के किनारे हमारा जो अयोध्या शहर है वह बसा हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एनी बेसेंट के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा या ए ओ ह्यूम के द्वारा। तो देखिए, ये एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, ये
कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी ये बनी, और कब बनी ये? 1917 में। ठीक है। WC बनर्जी, ये कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। तो वो कब बने थे? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, 1885 में। उसके बाद में विलियम वेंटिक, ये कौन थे? ये वायसराय थे, और ये 1829 में क्या काम किए थे? सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, किसके साथ में मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। कब कब लगाई थी? 1829 में। ठीक है, 1829 में। आइए अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है A.O. ह्यूम। ठीक है, कब स्थापना की थी इन्होंने? 1885 में, 1885 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, केरल में अथवा कर्नाटक में। तो ये इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? केरल में। ठीक है, दक्षिण भारत के केरल में स्थित हैं। यहाँ पर कई प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें भी उगाई जाती हैं, जिनमें कई मसाले भी हैं। अच्छे अच्छे जो मसाले होते हैं महंगे महंगे, वह भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकसीय लेंस। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में ऐसा होता है जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है, यानी वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे पास का और दूर का दोनों ही स्थानों का देखने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो उस अवस्था को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। तो उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसके निवारण के लिए किया जाता है द्विफोकसीय लेंस। अब इनके बारे में देख लेते हैं, जो अन्य है ना उनके बारे में देखते हैं। देखिए, जो अवतल लेंस होता है ये किसके निवारण में काम आता है? ये काम आता है जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किस में काम आता है? उत्तल लेंस काम आता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और जो बेलनाकार लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है वह किस में काम आता है? वह काम आता है आपका अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, या दृष्टि वैषम्य, दृष्टि विषमता या अबिंदुकता, यानी जो एक स्थान पर एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं उनके लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है? द्विफोकसीय लेंस। ठीक है, सही उत्तर द्विफोकसीय लेंस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? हमें बताना है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण स्थलें हैं राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में देखा जाए तो कौन सा है? कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है,
यहाँ से चूड़ियाँ आदि मिली हैं। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी, ठीक है। गुजरात में, ये आपका सही उत्तर है, गुजरात में लोथल बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात में लोथल बंदरगाह। और उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हम इसमें डालते रहते हैं और उसके बारे में भी बताते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आपको बताना है। जैसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी उसका जो सीनियर अधिकारी होता है, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या सुप्रीम कोर्ट के प्रति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है ना। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। देखिए, जो राज्य का कार्यकारी प्रधान होता है, यानी जो सब कुछ करता रहता है, वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन उसकी देख रेख करना कि राज्य का सभी कार्यभार सही से चल रहा है या नहीं, कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता तो नहीं है, इस बात की देख रेख कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति शासन की जो अनुशंसा करता है, यानी राष्ट्रपति को यह लिखित में भेजता है कि यहाँ पर अमुक क्षेत्र में, इस प्रदेश के अमुक क्षेत्र में, जैसे कोई राज्य है और उस राज्य में कहीं भी दंगा भड़क गया, या फिर शासन व्यवस्था फेल हो गई, या सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है, या फिर सरकार गलत कदम उठा रही है, या सरकार के कोई क्षमता नहीं रही है, ठीक है, या सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो उस स्थान पर जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के लिए लिखित में भेज सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड नामक जो रोग होता है, टाइफाइड नामक जो बीमारी होती है, वो किस कारण होती है, ठीक है। तो विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या फफूंद के कारण, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवाणु के कारण, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है? जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो किसी व्यक्ति अथवा किसी सरकार के द्वारा, तो वह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रस्थान कर सकता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 19 है या अनुच्छेद 52 है? बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ये आप सभी को पता होगा। इसका सीधा संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, जे एंड के को विशेष दर्जा, ठीक है, यह हटा दिया गया है अब संविधान संशोधन करके। और अनुच्छेद 19, इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 का संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 अभी बताते हैं आपको। देखिए, अनुच्छेद 52 का संबंध है राष्ट्रपति की जो व्यवस्था की गई है संविधान में, ठीक है ना, उस पद से संबंध है। यानी किससे संबंध है? राष्ट्रपति पद, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को लेकर डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसलिए ये हमारे अधिकारों की बात करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सीधा सीधा हमारे नॉर्मल जो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? हमें बताना है आंध्र प्रदेश है, या त्रिपुरा है, या हरियाणा है, अथवा गोवा है। तो देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारा प्रथम जो राज्य है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1953 में 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में। त्रिपुरा, इसका गठन कब किया गया था? 1972 में 1972 में। हरियाणा, इसका गठन 1966 में 1966 में। और गोवा 1987 में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि कितने डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अर्थात सेंटीग्रेड बराबर होते हैं? तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर का फिक्स पॉइंट है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? ठीक है, ठीक है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है इनमें से? तो 0 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस, या -40 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस पर यदि जल को ठंडा करें तो उसे मापने पर डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है, दोनों बराबर ही बोलेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। यदि इस सूत्र में उसे रखा जाए तो दोनों बराबर ही आएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। वर्ष दिए हुए हैं 1915 में, 1925 में, 1923 में, या 1905 में। तो देखिए, जो 1915 था, इसमें क्या हुआ कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। ठीक है, काकोरी जो डकैती कांड हुआ था, ये कब हुआ था? काकोरी की घटना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, 1925 में 9 अगस्त के दिन। और 1905 में क्या हुआ था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका 1923 है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, इनमें से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, एलपीजी, कोयला। कौन सा इनमें से भविष्य का ईंधन है? तो देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यही इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, सही उत्तर क्या है हमारा? हाइड्रोजन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, और ये चंद्रमा है।
और यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, ये सन, ठीक है, ये मून और ये अर्थ, ठीक है। जब ये इन दोनों के बीच में आ गया तब कौन सी घटना होगी? इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या अथवा पूर्णिमा। तो देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की पूरी किरणें नहीं पहुंच पाएंगी और चंद्रमा की छाया पहुंचेगी। तो जो इस प्रकार से जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो यूं निकल जाएंगी और सूर्य पूरी तरह से पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा? तब होगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। और यदि चंद्रमा इधर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, अर्थात पृथ्वी बीच में आ जाए, सूर्य और जो पृथ्वी है हमारी, ये दोनों एक सीध में चंद्रमा के ठीक सामने हों, ठीक है, तब क्या होगा? तब चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ये चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी, और जब चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि इसकी परछाई, पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ेगी, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। ये कब कब होते हैं? देखिए, जो अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या है? सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मानव मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या यूरिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। तो जो मानव मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, एसिटिक एसिड जो होता है ये फलों में पाया जाने वाला एसिड होता है, फलों में और सिरके में भी एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरके में, सिरका, ठीक है। अच्छा, जो लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है हमारा दूध में, दूध और दही में, दूध दही यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा बिच्छू में, बिच्छू के डंक में, बिच्छू, ठीक है। और जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी में, ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जो मूत्र होता है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? यूरिक एसिड। तो दोस्तों, ये आज के प्रश्न थे। इनको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और हम लाते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक प्रश्न के साथ में आपको कई प्रश्नों का समाधान भी दे दिया जाएगा। अनेक प्रश्न हल करा दिए जाते हैं एक ही प्रश्न के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ में। और इनका जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तब। तो इसलिए हमारे साथ में बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए और शुरुआत से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, तो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। खासकर जो यूपी स्पेशल जो एग्ज़ाम्स हैं और यूपी के आसपास के जो हिंदी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी हम स्पेशल वीडियोज़ लेके आएंगे। और इसमें भी हम स्पेशल यूपी डालते रहते हैं, कहीं कहीं भी यूपी के लिए ऐसे फैक्ट्स या ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ में बने रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।